चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो अंदर तक हिला कर रख देगी। ये कहानी है उस खौफ की जिसका सामना एक परिवार ने तब किया जब एक अनदेखी ताकत ने उनके अपने ही घर को अपना ठिकाना बना लिया। तो ये शब्द थे उस पंडित के जिसे मदद के लिए बुलाया गया था। एक चेतावनी, लेकिन आगे जो खौफनाक मंजर आने वाला था उसके सामने ये चेतावनी कुछ भी नहीं थी। देखिए, ये कहानी कोई रात में होने वाली हल्की फुल्की आहट से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक झाड़ फूंक की कोशिश से। एक ऐसी कोशिश जो बुरी तरह नाकाम हो जाती है और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि उस ताकत को निकालने वाला खुद ही घायल हो जाता है और परिवार पहले से भी ज्यादा अकेला और डरा हुआ रह जाता है। अब सोचिए, जिस घर को वो पवित्र करवाना चाहते थे उसी में उन्हें लौटना पड़ा। जो उनकी रक्षा कर सकता था वो भी चला गया। अब वो पूरी तरह से असुरक्षित थे। ऐसे में उम्मीद का बस एक ही दरवाज़ा बचा था, परिवार को बुलाना, ताकि घर में सब कुछ थोड़ा सामान्य हो सके। और ठीक इसी डर और बेबसी के माहौल में कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की। एक ऐसा किरदार जो अपने साथ एक शांति तो लाता है, लेकिन ये शांति झूठी थी और बहुत ही खतरनाक भी। तो ये किरदार है सुधीर, रुचिका का भाई। अब सुधीर जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल इंसान है, लॉजिक और साइंस की दुनिया वाला। तो जाहिर है जब वो हॉस्टल से आता है तो उसे अपनी माँ और बहन की बातें सब अंधविश्वास लगती हैं। उसे लगता है कि ये लोग खामखा डर रहे हैं और हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल वजह जरूर होगी। और मजे की बात देखिए, जब तक सुधीर घर में रहता है पूरे 2 दिन, तब तक घर में एकदम शांति छाई रहती है। मतलब एक अजीब सी अप्राकृतिक शांति। और सुधीर को क्या लगता है? उसे लगता है कि बस उसके आने से उसकी लॉजिकल सोच से ही सारा डर भाग गया। तो बस वो अपनी माँ और बहन को यही सलाह देता है और चला जाता है। उसे पूरा यकीन था कि लॉजिक जीत गया है, अंधविश्वास हार गया है। लेकिन उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि ये जो शांति थी ना, ये असल में एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। और जैसे ही सुधीर घर से निकलता है, असली खेल शुरू हो जाता है। वो साया अब हमला करता है। और ये कोई ऐसा वैसा हमला नहीं था। ये एक सोचा समझा, बिल्कुल प्लान किया हुआ और बेहद बेरहम हमला था। पहला इशारा मिलता है पूजा घर से। जो अखंड ज्योति सालों से जल रही थी, वो अचानक आधी रात को बुझ जाती है। ये एक बहुत ही बुरा शगुन था, पर यह तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि इसके ठीक बाद रुचिका के कमरे से कुछ ऐसा सुनाई देता है जो पूरे घर को दहलाकर रख देता है। कमरे के अंदर का मंजर देखिए। हवा में एक मीठी सी खुशबू वाला गाढ़ा धुआं भरा है। रुचिका की गर्दन एक नामुमकिन एंगल पर मुड़ी हुई है। उसके गले से किसी जानवर जैसी घुरघुराहट की आवाजें निकल रही हैं। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और रुचिका अंदर कैद हो जाती है। और बाहर उसकी मां बीना दरवाजे के उस पार फंसी सिर्फ अपनी बेटी की दबी हुई सिसकियां ही सुन सकती थी। अब जो होता है वो इत्तेफाक बिल्कुल नहीं हो सकता। ये एक एक करके हर सहारे पर हमला था। पहला वार मां पर। अगली ही सुबह बीना को स्ट्रोक आ जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि उनका बचना नामुमकिन है। दूसरा वार पिता को रोकना। उनका फोन आता है कि वो घर नहीं आ सकते क्योंकि उनका पासपोर्ट रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है। और तीसरा वार भाई पर। सुधीर, उसका बाइक एक्सीडेंट हो जाता है और फ्रैक्चर के साथ वो बिस्तर पर पड़ जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक साजिश थी, रुचिका को पूरी तरह से अकेला करने की। तो अब सोचिए, परिवार लाचार पड़ा है और रुचिका उस साये के सामने बिल्कुल अकेली और बेबस है। वो साया जो अब तक सिर्फ अंधेरे में छुपा हुआ था, अब सामने आने वाला था। देर रात का वक्त है और कमरे में रखी हुई जो रोलिंग चेयर है वो अपने आप हिलने लगती है। रुचिका बस डर से देख रही होती है कि तभी उसी कुर्सी पर रखा उसका दुपट्टा अपने आप हवा में उठता है और किसी अनदेखे हाथ की तरह सीधा उसके गले में कसने लगता है। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाती है और चिल्लाती है, और उसे जवाब मिलता है खिड़की के शीशे पर खून से लिखा हुआ एक संदेश। मतलब पहला हुक्म, पहली धमकी दी जा चुकी थी। रुचिका अब इस घर में एक कैदी थी और उसकी जमानत उसका अपना परिवार था। और तभी कमरे के एक कोने में धुएं से बनी एक विशाल इंसानी परछाई शक्ल लेने लगती है। और जैसे ही वो परछाई पूरी बनती है, रुचिका को एक अनदेखा हाथ महसूस होता है। एक ऐसा हाथ जो उसकी कमर से होता हुआ उसके चेहरे तक
और फिर उसके बालों में घूमने लगता है। और यहीं पर वो साया अपना असली मकसद बिल्कुल साफ कर देता है। जैसे ही रुचिका हिम्मत करके भागने की कोशिश करती है, उसका पैर किसी चीज से कट जाता है और फर्श पर उसके अपने ही खून से ये शब्द उभर आते हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना खौफ महसूस करने के बाद, रुचिका का दिमाग अब जवाब दे रहा था। उसका होश धीरे धीरे जा रहा था और वो बस बेहोश होने ही वाली थी।